हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको डेली ही एक क्वेश्चन देती हूं जिसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, यानी कि इसको किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है हल, बंडूरा, वाटसन या फिर स्पीयरमैन। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के करना है, तो प्लीज़ आप आंसर जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया है जॉन एफ ट्रेवर्स। ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक डेफिनेशन है पूरी तरीके से, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी न किसी के द्वारा कही गई जितनी भी बातें हैं वो हमें याद करनी पड़ती हैं, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये कहा गया किसके द्वारा, ट्रेवर्स के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी का। जॉन डेवी की जब भी बात आई तो हमेशा याद रखिए, इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है और इन्होंने बोला कि एक ध्रुव होता है शिक्षा, दूसरा होता है छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, और अगर यही पूछ दिया जाए कि भारतीय किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा बोला है, तो वो बोला है रायवर्ग ने। ठीक है, रायवर्ग ने बोला है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शिक्षा को दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला है, तो वो बोला है एडम्स ने, एडम्स। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यवहारवाद के प्रतिपादक है। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक हैं वो हैं वाटसन, यानी कि ए। ठीक है, अब जो वाटसन है उनको तो हम कहते हैं व्यवहारवाद के जनक के रूप में, लेकिन व्यवहारवाद एक शब्द जो है वो कहाँ से निकल के आया है। अब इसकी जब बात पूछी जाती है तो याद रखिएगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि पुस्तक थी मैकडूगल की, जो कि आई थी 1905 में। इसमें पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था। अब एक चीज़ पूछी जाती है कि शिक्षा मनोविज्ञान पहले किस रूप में जानी जाती थी, तो सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान जानी जाती थी, पहले इसे जाना जाता था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, किस क्या, आत्मा का विज्ञान। पहले इसे हम आत्मा का विज्ञान कहते थे और फिर इसे हम बोलने लगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इसके बाद फिर हम इसे बोलने लगे चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान है, उसके जो जनक हैं वो है विलियम वुड, और विलियम वुड ने ही 1879 में लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जिसे हम प्रेजेंट में बोलते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये चीज़ याद रख लेनी है। और अगर भारत की अगर कभी पूछ दिया जाए तो वो 1916 में स्थापित की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, सेनगुप्त के द्वारा, कलकत्ता में। तो अब फिर जब चेतना का विज्ञान आ गया, उसके बाद में आया था व्यवहार का विज्ञान, जो कि आया था 4th में। ठीक है, ये याद रखना है। और एक कथन हमेशा आता है जो कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा के स्वरूप को त्यागा, फिर मन के स्वरूप को, और फिर उसने चेतना के स्वरूप को त्याग दिया, और अब वो जो अपना कर रखा है वो है व्यवहार का स्वरूप। ऐसे करके एक आता है, तो उससे आपको याद रखना है, वो है वुडवर्थ का। ठीक है, यहाँ से इतने हो गए। आप देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सहचर्यवाद के प्रतिपादक हैं। तो जो सहचर्यवाद के प्रतिपादक हैं वो है जॉन लॉक, यानी कि इसका जो सही है वो है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। तो प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक है मैकडूगल, जिनकी पुस्तक आई थी 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने अपने 14 प्रकार के संवेग के बारे में, यानी कि व्यक्ति के 14 प्रकार के संवेग के बारे में बताया, और उन 14 प्रकार के संवेग के साथ जुड़े हुए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये यहाँ से याद रख लेना है। और सिगमंड फ्राइड का जब भी नाम आता है तो कुछ चीज़ें हमेशा याद आनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने मन के कुल कितने प्रकार बताए, ये हमेशा याद होना चाहिए। मन के इन्होंने कितने, 3 प्रकार बताए। ठीक है, कौन कौन से, एक बोला इन्होंने कि
एक तो होता है हमारा चेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन और अचेतन मन। अब इन्होंने बोला कि ये जो मन की इन्होंने तुलना की थी वो की थी बर्फ़ के टुकड़े से। ठीक है, इन्होंने बोला कि मन का जितना भाग यानी कि बर्फ़ का जितना भाग समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो होता है वो होता है 90%, जो कि कहलाता है अचेतन मन। और जो 10% होता है जो बाहर हमें दिखता है वो कहलाता है चेतन मन। और चेतन मन को ही इन्होंने बोला कि ये नैतिकता के नियम पर काम करता है। ठीक है, आदर्शवादी होता है, नैतिकतावादी होता है और आध्यात्मिकवादी होता है, सामाजिक मन भी इसे हम कहते हैं। और यही इन्होंने बोला कि जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन वो सुख के यानी सुख के सिद्धांत पर काम करता है, बस उसे सुख चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो अचेतन मन होता है ये विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है यहीं से कि चेतन मन, ठीक है, चेतन मन और अर्धचेतन मन और अचेतन मन, इनके साथ जुड़े हुए व्यक्तित्व। तो चेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है सुपर ईगो और अर्धचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ है ईगो एंड इड जुड़ा हुआ है किसके साथ? अचेतन मन के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है बालक के वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन। हाँ, ये भी हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर है बालक के विकास एवं अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, विकास एवं अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, ये भी करते हैं। फिर अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, ये भी हम करते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? इसमें देखिए ध्यान दीजिए, नहीं है वाला पूछा गया है। तो पहले तो हम इसके सारे देखते हैं कौन कौन सी उपयोगिता है। ठीक है, तो पहला दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी की विशेषताओं और उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो एक अध्यापक को ये बताता है कि बालक में क्या विशेषताएं हैं और वो किस तरीके से विकास कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। जब टीचर ये समझेगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, तो वो अच्छे से शिक्षण कर सकता है और उन्हें सही तरीके से सिखा भी सकता है। और जो लास्ट है वो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में सहायता देता है। हाँ, ये भी सहायता प्रदान भी करता है। और जो सी है वो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधियों के चयन में सहायता नहीं करता। ये बिल्कुल गलत बात है कि सहायता नहीं करता। ये तो सहायता करता है। जब शिक्षक समझेगा व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, बच्चों की ज़रूरत क्या है, बच्चों की रुचि किस में है, उनको क्या चीज़ पढ़ाना चाहिए, तो वो सही से जो अध्यापन विधि है या फिर जो भी टीएलएम है उनका सही प्रयोग कर सकता है और सही प्रकार से उनका चयन भी कर सकता है। तो इसका जो सही हो जाएगा यानी कि जो गलत हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिगम को अप्रभावित करने वाले कारक है। तो अब देखिए बात आई है अधिगम को अप्रभावित यानी कि जो उस पर कोई भी इफेक्ट ना डालते हों। तो पहला है बुद्धि। हाँ, अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि किस तरीके की है ये हम डिपेंड करता है उसके अधिगम पर। ठीक है, अधिगम को ये इफेक्ट जरूर करेगा। फिर है परिपक्वता, ये भी करती है। अब हम किसी एक क्लास के बच्चे को अगर टिक्नोमेट्री पढ़ाने बैठ जाएं, ठीक है, कि बेटा चलो आपको आज हम टिक्नोमेट्री पढ़ाएंगे 1 साल। अब वो 1 साल का बच्चा क्या समझे, एक क्लास का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, तो वो क्या समझेगा? जब वो उस लेवल पे आ जाएगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए, तभी तो वो समझेगा। फिर नेक्स्ट है भूख। ठीक है, और उसके बाद है उत्सुकता। तो उत्सुकता हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका जो सही होगा वो है 3 यानी कि भूख। भूख अप्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक है, नेक्स्ट, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। तो 21वीं शताब्दी में जो मुख्य आधार तय हुआ है वो है व्यवहार का, क्योंकि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, फिर मन को, देन चेतना को, और अब क्या है, व्यवहार को ग्रेड कर रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानते हैं? तो वाटसन जनक कहलाते हैं व्यवहारवाद के। ठीक है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, किसी भी बच्चे को उचित वातावरण व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशाओं में मोड़ा जा सकता है।
ये परिभाषा किसने की? ये परिभाषा की है वाटसन की, ठीक है। ये परिभाषा दी गई है वाटसन के द्वारा, तो इसका सही हो जाएगा सी। अब देखिए वाटसन ने बोला था कि मुझे आप 1 दर्जन स्वस्थ बालक ला करके दो, उन्हें जो भी बनाना है चोर डाकू वकील वो मैं बना दूंगा। तो ये किस आधार पर कहा था? ये उन्होंने कहा था वातावरण के आधार पर, ठीक है, व्यवहार के आधार पर। तो ये इसका जो सही है वो है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1912, ठीक है, में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो देखिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि 1912 में जो संप्रदाय आया वो था गेस्टाल्टवाद, ठीक है। और किसके द्वारा आया? वो आया था वर्दीमर के द्वारा, ठीक है। ये डेट ये याद रखना है, किसके द्वारा? वर्दीमर के द्वारा। और प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वो किया गया था 1916 में कोहलर के द्वारा। और बुक किसकी थी? वो थी कोफका, जिसमें पहली बार ये निकला था। और प्रयोग किस पर किया गया था? वो किया गया था सुल्तान पर। सुल्तान, ये क्या था? ये एक वनमानुष यानी चिंपांजी था, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेनी है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार अंतःदृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? तो ये होती है पूर्व दृष्टि, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किए गए? तो ये प्रयोग किए गए थे कोहलर के द्वारा, जो कि अभी मैंने बताया कब किए गए थे? 1916 में। अब इस सिद्धांत की बात आई है तो याद रखिएगा इस सिद्धांत के नाम। पहला है सूझ का सिद्धांत, फिर है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, फिर है समग्रवादी सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, या फिर तत्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है। ये इसके नाम है। नेक्स्ट, कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किए गए प्रयोग किससे संबंधित हैं? तो वो सूझ से संबंधित है, अंतर्दृष्टि से संबंधित है, या फिर अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से संबंधित है। तो ये सभी सही है कि इन दोनों से ही वो संबंधित है, क्योंकि इसके सिद्धांत के नाम भी है सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।